So, hello and welcome back to my channel History by Simran Matlani. This video is for Maharashtra Board Class 10 students. In this video, we are studying history with chapter 1. Please remember, please know students कि ये इस वीडियो का पार्ट 2 है. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अभी मेरे चैनल हिस्ट्री बाय सिमरन पे जाके पार्ट 1 देखिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके. ऑल्सो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसएससी के क्लास 10 की, एक स्पेशली जो मैंने सिर्फ क्लास 10 के हिस्ट्री के लिए बनाई है. There is something you should know about me. Hi, my name is सिमरन मटलानी और मैंने रिसेंटली अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है हिस्ट्री में. मुझे हिस्ट्री पढ़ना और हिस्ट्री पढ़ाना दोनों ही बहुत पसंद है और मेरा इस चैनल के साथ एम है कि आप लोगों के लिए भी मैं हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी लेस बोरिंग बनाऊं. सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए हिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है या नहीं. पिछले वीडियो में हमने ये सब चीजें पहले कवर की थी, जिसमें मैंने आपको हिस्टोरिकल राइटिंग्स के ऑब्जेक्टिव समझाए थे. फिर हमने ये देखा था कि हिस्ट्री रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है. उसके बाद हमने ये जाना कि सोर्सेस की ऑथेंटिसिटी, उनके उसमें एक्सपर्टीज होना कितना इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हमने देखा बाकी डिसिप्लिन भी होती हैं जो हिस्ट्री रिसर्च में काम आते हैं. फिर हमने ये देखा कि ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, यानी हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन एशियन टाइम्स में कैसे था, ये भी हमने समझा था. और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे. 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी. हमने यहाँ पे अपना पिछला वीडियो कंप्लीट किया था जहां मैंने आपको ये समझाया था कि पहले हिस्ट्री डिवाइन फेनोमेना के अराउंड रिवॉल्व करती थी. फिर ओवर द टाइम फिलोसॉफी और डिवाइन फेनोमेना से अलग होके जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी थी गोटिंगेन, जहाँ पे पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एक अलग डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के तौर पर डेवलप हुआ था. इसके बाद ही हिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर उस पर रिसर्च करने लगे और बहुत सारे नोटेबल स्कॉलर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया. इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे नोटेबल स्कॉलर्स से ही. और द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. देखिए, जब भी कोई आइडिया, कोई फिनोमेना, कोई नई आइडियोलॉजी या किसी भी तरीके की कुछ नई सोच डेवलप होती है तो उसको, उसके आगे बढ़ने में, उसके प्रोग्रेस में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. किसी भी सोच के एक लेवल पर पहुंचने पे और एक लेवल पर डेवलप होने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है. जैसे यहाँ पे सबसे पहले है रेने डेस्कार्टेस, जिनका यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है 1596 से 1650 का. रेने डेस्कार्टेस was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंसिस्ट किया, जिन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपको कल बताया था हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो कि सोर्स होते हैं हिस्ट्री रिक्रिएट करने के, इनका कहना था, इनका इंसिस्ट करना था कि हमें ये बात वेरीफाई करनी चाहिए कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स हमें हिस्ट्री रिक्रिएट करने के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए हमारे पास आते हैं, हमें मिलते हैं, क्या वो रिलायबल हैं या नहीं. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on scientific method of research. इनकी एक बुक है. प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आप चीज याद रखिएगा कि किस इंसान ने कौन सी बुक या कौन सी थियोरी प्रपोज की थी. यहाँ पे रेने डेस्कार्टेस ने बुक लिखी थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड. यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी डिटेल दी है.
रेने डेस्कार्टिस की इस बुक के बारे में, उसको पढ़ते हैं। ओरिजिनली इन फ्रेंच, ये किताब ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी और इस किताब का पूरा नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड ऑफ राइटली कंडक्टिंग वंस रीजन एंड ऑफ सीकिंग ट्रूथ इन साइंसेस। ये सिर्फ हिस्ट्री पे रिलेटेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ट्रीटसी है, एक फिलोसॉफिकल और एक ऑटोबायोग्राफिकल ट्रीटसी है जो कि रेने डेस्कार्टिस ने पब्लिश की थी 1637 में। आगे बढ़ते हैं। इनके इस किताब में कहते हैं कि ये एक रूल है जो इन्होंने दिया था, एक रूल्स, कई सारे रूल्स दिए थे पर उनमें से ये एक है जिसके लिए कहते हैं सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। ग्रेट इम्पैक्ट किस पे? साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च पे। साइंटिफिक मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे साइंटिफिक का मतलब लैब वाली रिसर्च नहीं बल्कि सिस्टमैटिक रिसर्च है। अब ये सिस्टमैटिक रिसर्च पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इनका कौन सा रूल था जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे टेक्स्ट बुक क्लेम करता है कि है नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। आपने, पता नहीं मुझे आप में से कितने लोगों ने कभी ये सुना होगा, बट लीगलिटी में, लॉ में एक रूल माना जाता है कि जब तक आप साबित न कर दो कि ये इंसान गुनहगार है तब तक उस इंसान को इनोसेंट ही माना जाएगा। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इंसान गिल्टी है तब उसे गिल्टी मानेंगे, तब तक वो सिर्फ इनोसेंट है। वही लॉजिक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस हिस्टोरिकल रिसर्च के इस रूल पर, कि किसी भी सोर्स को, किसी भी बात को, कोई भी सुनी कही बातें, कोई भी लिखी कही किताबें या कोई भी सोर्स जो आपको मिलता है जो ये क्लेम करता है कि अरे मैं एक हिस्टोरिकल सोर्स हूं, मुझसे आप जान सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ था, प्लीज, ये इनका कहना है रेने डेस्कार्टिस का, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट। कोई भी ग्राउंड है हमारा डाउट का कि अरे मेरा डाउट है कि ये किताब सच में इतनी पुरानी है या नहीं, तो वो जब तक डाउट एक्सक्लूड नहीं हो जाता या जब तक वो डाउट एलिमिनेट नहीं हो जाता तब तक उस बात को सच मानना नहीं है। जब तक कोई भी ग्राउंड्स एक्सक्लूड नहीं हो जाते, कोई भी डाउट्स जो हमारे किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी भी हिस्टोरिकल सोर्स के लिए हमारा कोई डाउट है अगर, तो जब तक वो डाउट क्लियर नहीं हो जाए, जब तक वो डाउट एलिमिनेट नहीं हो जाए तब तक उसे ट्रू एक्सेप्ट नहीं करना है। बाकी इस पूरे पार्ट में आपको एक चीज याद रखनी है, रेने डेस्कार्टिस के बुक का नाम डिस्कोर्स ऑन द मेथड। आपसे पीवाईक्यू में भी पूछा गया है और बहुत चांसेस है कि आपसे इस साल के पेपर में ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा बुक किसने लिखा था। Voltaire's original name was Francois Marie Arouet. He was French. He opined that, along with objective truth and chronology of historical events, considering social tradition, trade, economy, agriculture, etc., was equally important in historiography. वोल्टेयर, जिनका ओरिजिनल नाम था ये फ्रैंकोई मैरी एरॉट। हो सकता है ये आपसे पूछे, हो सकता है आपसे पूछे कि ये किसका ओरिजिनल नाम है। ये एक फ्रेंच थे, ये चीजें भी आप याद रखिएगा कि कौन फ्रेंच है, कौन जर्मन है, कौन फ्रांस से है, कौन इंग्लैंड से है, कौन जर्मनी से है, कौन रशिया से है। ये भी आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, जो मैं आपको, आप देखेंगे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस में से भी। इनका क्या ओपिनियन था? ही ओपाइंड व्हाट वाज हिज ओपिनियन कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ अलोंग विथ लिखा है, नॉट जस्ट बट ऑल्सो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बट ऑल्सो कंसिडर सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा कमेंट डाल के एक्सप्लेन किया है कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का मतलब होता है जो जैसा हुआ था उसका अकाउंट वैसा ही देना।
बिना अपना ओपिनियन दे दिए, बिना अपना पर्सनल किसी बायस के। जैसे कोर्ट में एक जज होता है जो किसी केस पे बिना किसी किसी इमोशंस को लाए, बिना किसी भी अपने बायसेस को लाए, किसी प्रिजुडिस को बिना बीच में लाए, वो एक केस की जजमेंट देता है एविडेंस के बेसिस पे, ना कि अपने बायसेस, अपने ओपिनियंस के बेसिस पे। बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या ऑब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी या हिस्टोरिकल ट्रूथ या हिस्टोरिकल रियलिटी, इनका यही मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, यानी बिना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल प्रेजुडिस के, और एक क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी किसी भी इतिहास की जो पास्ट की जो इवेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में लिखना, ये होती है क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। इन दोनों के अलावा अब मैंने आपको याद हो तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी इस यूनिट में, वो ये था कि हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट और इंटरकनेक्शंस। तो यहाँ पे वॉल्टियर क्या कहते थे कि सिर्फ क्रोनोलॉजी पे फोकस नहीं करना है और ना ही सिर्फ सच को ऑब्जेक्टिवली लिखना है, यहाँ पे हमें बाकी चीजों को भी कंसीडर करना है जब हम हिस्ट्री राइटिंग करते हैं। जैसे सोशल ट्रेडिशन, सोशल ट्रेडिशन मतलब जैसे देखिए लोगों की सोसाइटी में एक कनेक्शंस होते हैं, लोगों के दोस्त होते हैं, हमारे भी हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। एक सोशल ट्रेडिशन होता है कि हम दोस्तों के साथ कैसे घुलते मिलते हैं, हम हमारी फैमिली के साथ कैसे घुलते मिलते हैं। तो इंसान के जो सोशल ट्रेडिशंस थे, जो ट्रेड हुआ करते थे, जो उनकी इकोनॉमी हुआ करती थी, उनके एग्रीकल्चर करने का तरीका, आप देखिए एग्रीकल्चर भी बहुत चेंज होता है। जैसे डेवलपमेंट्स आती हैं इरिगेशन में, जैसे डेवलपमेंट्स आती हैं केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स में, तो एग्रीकल्चर का पैटर्न भी हिस्टोरिकली बहुत चेंज हुआ है। इनका क्या कहना था कि सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी पर और सिर्फ क्रोनोलॉजी पर फोकस मत करिए, उसके साथ साथ ये वर्ड याद रखिएगा, अलोंग विथ दिस कंसीडर दिस थिंग्स एज वेल, वो भी इक्वली, इक्वली मतलब बराबरी से इंपॉर्टेंस रखती है हिस्टोरियोग्राफी या हिस्ट्री राइटिंग में या हिस्टोरिकल रिसर्च में, उनको इग्नोर ना किया जाए। It gave rise to the thought that अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, हमारी जिंदगी के ये सारे एस्पेक्ट होते हैं, हमारी एक सोशल लाइफ होती है, हमारी एक इकोनॉमिक लाइफ होती है, हमारा नीड्स और हमारे बहुत सारी ट्रेडिशंस होते हैं, हमारी कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सारे इंसान की लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उनका क्या कहना था कि अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री सिर्फ क्रोनोलॉजी दे दी कि इस 1500s में ये राजा था, फिर 1520s में ये राजा आया, फिर 1536 में समझो ये वार हुई, सिर्फ क्रोनोलॉजी दे दी, इतना नहीं है। हमको डिटेल में इंसान की लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ये इनका कहना था, इनका ओपिनियन था, और इनकी वजह से ये एक नया थॉट राइज हुआ। ये आप वॉल्टेयर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, बार बार आप इस वीडियो में आप सुनिएगा इसको, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट के लिए पूछा गया है। Thus, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. Thus, मतलब इस वजह से, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस दिया जाता है कि इसका आप बताइए कि रीजन क्या है, रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाई इज इट सेड दैट वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो जब मैंने आपको अभी समझाया कि उनका ओपिनियन था और उसकी वजह से ये एक राइज हुआ एक नए स्कूल ऑफ थॉट का, जिसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वॉल्टेयर का पार्ट अच्छे से समझें। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, ये हमारे थर्ड पर्सनालिटी, हमारे थर्ड स्कॉलर है हेगल। हेगल कौन थे? एक जर्मन थे। वॉल्टेयर कौन थे? फ्रेंच। उससे पहले रेने डेस्कार्टिस, मैंने आपको बताया रेने डेस्कार्टिस का बुक जो ओरिजिनली फ्रेंच में था, रेने डेस्कार्टिस वो भी फ्रेंच स्कॉलर थे।
आते हैं, आगे बढ़ते हैं हेगल पे। हेगल, a German philosopher, insisted that historical reality. What does historical reality means? यहाँ पे मैंने आपको एक छोटे से कमेंट में ये बताया है, हिस्टोरिकल रियलिटी रेफर्स टू एक्चुअल इवेंट्स, सिचुएशन एंड कंडीशन दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। एक्चुअल इवेंट्स जो सच में हुए थे, ना कि फिक्शनल इवेंट्स। एक्चुअल इवेंट्स जो पास्ट में हुए थे उनको कहते हैं हिस्टोरिकल रियलिटी या हिस्टोरिकल ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या होता है? ऑब्जेक्टिवली बताना। और हिस्टोरिकल रियलिटी क्या होती है? हिस्टोरिकल इवेंट्स जो एक्यूरेटली हुए थे। He insisted that historical reality should be presented in logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidences would come forth. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that the historical methods were not of lesser quality though they differed from scientific methods. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. His book Reason in History is also well known. Again, ये चीज आपको एग्जाम के लिए याद रखनी पड़ेगी कि हेगल की बुक्स थी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस और रीजन इन हिस्ट्री। ये आई थिंक आपसे पूछा गया है पहले भी पीवाईक्यू में कि रीजन ऑफ हिस्ट्री हेगल का है या नहीं। चलिए इसको समझते हैं। ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा जो आपके टेक्स्ट बुक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटे से कमेंट्स में डाल के आपको ये पार्ट समझाने की कोशिश की है। Hegel believed that the timeline of history shows how human society has progressed or improved over time. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पहले हुआ करता था कि हम लोग हड़प्पन पीरियड या स्टोन एज, मान लीजिए हम स्टोन एज की बात करें, सॉरी, पहले होता था स्टोन एज, लोग पत्थरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, पत्थरों से वेपन्स बनाया करते थे। उसके बाद हमने देखा आयरन एज होता है। आयरन एज में लोगों ने मेटल का इस्तेमाल किया, तलवारें बनाई, ढाल बनाई। ये प्रोग्रेस हुआ था। ये प्रोग्रेस है ना कि स्टोन से आयरन तक गए। फिर आयरन के बाद मिडाइवल एज में गन पाउडर का यूज हुआ, तो अगेन ये भी एक प्रोग्रेस है ओवर द टाइम। फिर गन पाउडर से हम एटॉमिक एनर्जी तक पहुंच चुके हैं। आज हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। तो ये ओवर द टाइम, ओवर द स्पैन ऑफ मिलियन ईयर्स ये डेवलपमेंट हुआ है, ये प्रोग्रेस हुआ है, जो यहाँ पे हेगल कहते हैं। He insisted that historical reality, okay, to him the timeline of historical events was indicative of progress. उनके लिए टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है, हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, वो ये इंडिकेट करती है कि इंसान ने कैसे प्रोग्रेस किया है। बहुत सिंपल सा था, बट इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा है। आगे इसमें मैंने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। He also thought that history is not fixed. The way we understand and write about past will keep changing as we discover new evidence. Again, आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से ये बात समझाती हूँ। आपको पता है, आई थिंक आपको पता होगा कि 1920s में हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी, जो कि आज से करीबन 105 ईयर्स पहले है। जब तक हमने 1920 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी इंडिया में, तब तक इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप था। तब तक इंडियंस के लिए हिस्ट्री शुरू होती थी या तो कह सकते हैं वैदिक एज में, या मे बी स्टोन एज से शुरू होती थी, बट स्टोन एज और वैदिक एज के बीच में ये गैप था जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। फिर जैसे हमें पता चला कि अरे यहाँ पे तो हमारे पास और भी सोर्सेस मिले हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिविलाइजेशन थी हमारे देश में, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारे देश में थी, तो हमारे लिए हिस्ट्री चेंज हो गई। यहाँ पे कैसे लिखा है हेगल के बारे में कि he also thought that the presentation of history, basically history is bound to change. देखिए,
यहाँ पे हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज का मतलब ये नहीं है कि इतिहास बदल जाता है, नहीं। जब हमारे पास कोई नया एविडेंस आता है तो हमारे लिए हिस्ट्री की टाइमलाइन में नए चेंजेस आते हैं कि एज एंड व्हेन एविडेंस वुड कम फोर्थ विथ हेगल्स फिलोसॉफी। अब हेगल की इनकी फिलोसॉफी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये माना कि हिस्टोरिकल मेथड्स जो है वो वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी साइंटिफिक मेथड से अलग कम नहीं है, चाहे वो साइंटिफिक मेथड से डिफर करते हो, डिफरेंट हो। पहले कैसे होता था कि साइंस, अरे साइंस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, आज भी देखो यही होता है, साइंस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आर्ट्स हिस्ट्री ये तो बहुत ही लोअर क्वालिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, लोअर क्वालिटी वाले फिलोसॉफी है, इसमें क्या काम होगा। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को समझ में आया, स्कॉलर्स को समझ में आया कि जो हिस्टोरिकल मेथड है, बेसिकली हिस्ट्री रिसर्च के जो मेथड्स हैं, वो चाहे साइंटिफिक रिसर्च के मेथड्स यानी लेबोरेटरी मेथड्स के अलग क्यों ना हो, पर उनकी क्वालिटी लेस नहीं है, वो भी बराबर है। एंड एज आई सेड, इनके बुक्स याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नीचे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया हुआ है, डायलैक्टिक्स। अकॉर्डिंग टू हेगल, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. डायरेक्ट ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, और टोटल ऑपोजिट उसका साउथ, लेफ्ट, और उसका टोटल ऑपोजिट राइट। वैसे ही ट्रू फॉल्स और गुड बैड टोटल ऑपोजिट है। चीजें या तो बुरी हैं या तो बहुत अच्छी हैं, या तो इंसान सच बोल सकता है या झूठ बोलता है, उनके बीच में आज वैसे तो होता है, बीच में एक ग्रे एरिया भी होता है कि इंसान आधी सच कहता है आधा झूठ कहता है, कुछ चीजें बुरी भी होती है पर अच्छी भी होती है। बट यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हेगल की थ्योरी की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट अगर आपको कंप्लीटली समझना है तो उसके लिए आपको दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं, दोनों डायरेक्ट ऑपोजिट्स जो हैं, अच्छे से समझने होंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए मैंने नोट किया था कि जैसे हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, आप सिर्फ हेड देख के नहीं कह सकते कि आपको कॉइन समझ में आ गया, जब तक आप उसको घुमा के कॉइन का टेल भी नहीं देखते। हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं, या तो सच या मिथ। आप किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को इन ट्रू सेंस असल में नहीं समझ सकते जब तक आप उस इवेंट के दोनों एक्सट्रीम साइड्स को नहीं समझ लेते। जैसे वर्ल्ड वार के लिए मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, मैं वही एग्जांपल आपको फिर से देती हूँ। वर्ल्ड वार के लिए लोग कहते हैं अरे वार तो बुरी है, बट वार की रीजन क्या था और वार का कंक्लूजन क्या था, उसका पूरा XYZ A to Z दो ऑपोजिट्स जब तक आप पूरी तरीके से नहीं समझ सकते, तब तक आप ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड अ ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑपोजिट्स। कहते हैं ना, राम और रावण दोनों के नजरिए से देखो तब आपको पूरी रामायण समझ आएगी। जैसे महाभारत के लिए भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज के लिए कहते हैं कि कितनी भी वार्स हो चाहे, लोग क्या कहते हैं, अरे दोनों पक्ष जो हैं उनकी बात बराबर सुनो, दोनों पक्ष की बात सुनो तो समझ में आएगा कि असल में क्या हुआ। In order to understand true nature of a thing, one needs to know both true and false, similarly good and bad. This method of analysis, इस method of analysis को क्या कहते हैं, जिसमें दो opposites को पढ़ा जाना चाहिए, उसको कहते हैं dialectics। dialectics ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। In this method a theory is proposed at the beginning। इस मेथड में शुरुआत में पहले एक थ्योरी होगी, वो होगी हमारी थीसिस। ये थ्योरी मान लो आपका बिलीफ सिस्टम, जैसे आप मान लो आपका कोई रिलीजियस बिलीफ होगा कि या तो आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, या तो आप बहुत रिलीजियस हो या तो एकदम ही नास्तिक हो, भगवान पे मानते ही नहीं हो। मान लो ये आपका वो बिलीफ सिस्टम। और फिर आता है एक दूसरी थ्योरी जो बनाई जाती है इसके एकदम कॉन्ट्ररी, वो होती है एंटीथीसिस।
एंटीथीसिस मतलब मान लो आपका बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, मैं रिलीजियस इंसान हूँ, मैं मानता हूँ कि भगवान है और भगवान की पूजा करता हूँ। एंटीथीसिस क्या होगा इसका? एंटीथीसिस इसका होगा एक एथिस्ट इंसान जो भगवान को मानता ही नहीं है। वो हो गया आपका कॉन्ट्ररी, आपका एंटीथीसिस। फिर दोनों की एक लॉजिकल डिस्कशन होती है। मान लो आप दो लोग बैठे, दोनों ने एक लॉजिकल डिस्कशन की और ऑफ द बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज। दोनों के बात करने के बाद, दोनों के लॉजिकल डिस्कशन के बाद एक नई तीसरी थियरी, एक नई तीसरी थीसिस लिखती है जो इंक्लूड करती है दोनों का जिस्ट। जिस्ट मतलब मैंने समझो दोनों का डिस्कशन सुना और दोनों का डिस्कशन सुनने के बाद मैंने एक समरी लिखी। ये समरी या ये होगी मेरी जिस्ट, दोनों की डिस्कशन दोनों साइड्स की बातों को, दोनों साइड के व्यूज को सुनने के बाद जो मैंने समझा उससे मैंने ये जिस्ट बनाया, एक नई थीसिस बनाई। द प्रोसेस ऑफ अराइविंग टू दिस न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ये तीसरी जो थियरी है, ये तीसरी जो थीसिस है, ये सब कहते हैं सिंथेसिस, यानी दो चीजों का कॉम्बिनेशन, दो चीजों का मेल। आगे बढ़ते हैं। लियोपोल्ड वॉन रांके, इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1795 1886 तक, यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी देखिए, was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University, Berlin University, Germany। मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा कौन कहां से है, किसने क्या लिखा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। He spoke about the critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents। इनका emphasis किस बात पे था कि हमको जो भी हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री रिक्रिएट करने के लिए हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलनी चाहिए। He also stated that all types of documents, हर तरह के documents associated with a historical event need to be examined with greatest care। Again इनका emphasis था verifiability। क्या क्या कहना था कि डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाना चाहिए विथ अटमोस्ट केयर, विथ अटमोस्ट अटेंशन। हर तरह का डॉक्यूमेंट जो भी किसी हिस्टोरिकल इवेंट से कनेक्टेड है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेट केयर के साथ एग्जामाइन किया जाना चाहिए। ताकि, क्यों एग्जामाइन किया जाना चाहिए? ताकि पता चले कि क्या वो डॉक्यूमेंट सच में जेन्युइन है या नहीं। और उसके बाद एग्जामाइन करना क्यों? ताकि उसमें लिखी एक एक बात को अच्छे से समझ के, अच्छे से इंटरप्रेट करके हम हिस्ट्री रिक्रिएट कर सकें, बिना किसी भी इनएक्यूरेसी के, बिना किसी भी डिफेक्ट के। He believed that with this method, it is possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history. Collection of his articles is published in two books entitled The Theory of Practice of History and Secret of World History। ये दो बुक्स हैं, इनका नाम अगेन आप लोग को याद रखना है। रांके की दो बुक्स हैं जिनमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। पहला है थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरा है सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और वापस आते हैं। He believed that with this method it is possible to reach the historical truth। हिस्ट्री और हिस्टोरिकल सच्चाई यानी पास्ट में जो हुआ उसकी सच्चाई तक हम पहुंच जाएंगे अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है और हमने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ा और इंटरप्रेट किया तो। He criticized imaginative narration। इमेजिनेटिव नरेशन का क्या मतलब है? आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हो हिस्ट्री समझने के लिए। आपने आजकल देखा होगा नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे और बहुत सारी मूवीज बनती हैं जिनकी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि अरे ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है।
आपने पद्मावती की कंट्रोवर्सी सुनी होगी। बाजीराव मस्तानी के लिए भी आया था कि उनके कॉस्ट्यूम्स इनएक्यूरेट हैं, हिस्टोरिकली इनएक्यूरेसी है, क्योंकि तब ऐसे कॉस्ट्यूम्स लोग नहीं पहनते थे। तो इमेजिनेटिव नरेशन, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के लिए ये कमेंट डाला था कि कई बार आप देखो ना कि आजकल के राइटर्स, फिल्म मेकर्स अपना एक क्रिएटिव लिबर्टी यूज करते हैं जब एक हिस्टोरिकल इवेंट पे कोई शो या कोई मूवी बनाते हैं। तो ऐसी चीजों को लियोपोल्ड राम वॉन रांके ने जो है क्रिटिसाइज किया था कि नहीं, हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी इमेजिनेशंस का इस्तेमाल नहीं किया होना चाहिए। हिस्ट्री जैसा हुआ था वैसा ही डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी देते हैं अराउंड 19th सेंचुरी में, अगेन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। लेटर हाफ का आपको मतलब पता होना चाहिए। लेटर हाफ मतलब अगर एक सेंचुरी को हाफ कर दे तो 50 ईयर्स, और 50 ईयर्स में हाफ होगा फर्स्ट हाफ होगा फर्स्ट 50 ईयर्स, लेटर हाफ होगा लेटर 50 ईयर्स। यानी अगर लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कहे तो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 से 1900 तक। न्यू स्कूल ऑफ थॉट, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दी थी हिस्ट्री राइटिंग के लिए। और कीपिंग इन व्यू द नीड कीपिंग इन व्यू द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अब इनका क्या कहना था देखते हैं। हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज आप नहीं देख सकते, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। हिस्ट्री जीते जागते इंसानों का इतिहास है। कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई कहानी, कोई परी कथा नहीं है कि ये फेरी टेल से अलग है। Human relationships are shaped by the fundamental needs of people. Fundamental needs क्या होती हैं? आपने सुना होगा इंसान की बेसिक नीड्स होती है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। आजकल फंडामेंटल नीड्स में आता है हेल्थ और एजुकेशन। इसके अलावा भी कुछ फंडामेंटल नीड्स होती हैं जैसे कि सोशल बिलोंगिंग, देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आजकल ये सब भी है। इंसान की फंडामेंटल नीड होती है जो वो शेप करती है इंसानों के रिलेशनशिप्स। And the ownership as well as the nature of prevalent means of production to meet those needs. ना सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इंसान की नीड से शेप होते हैं, बल्कि द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रेवलेंट मीन्स। चलिए, आपको थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं इसको आगे बाद में समझाती हूँ अपने वर्ड्स में। इन नीड्स को द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी may not be equal. This inequality causes a division of the society into classes, leading to class struggle. According to Marx, human history is history of class struggle. As the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. अगेन कार्ल मार्क्स ने क्या बुक लिखा था ये आप याद रखिएगा। इनका बुक था दास कैपिटल, जिसके लिए कहा जाता है कि ये दुनिया की मोस्ट रेफर्ड बुक है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा रेफर की जाने वाली बुक ऑल अराउंड द वर्ल्ड में। चलिए, मैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपको यहाँ पे अपने वर्ड्स में समझाती हूँ। कार्ल मार्क्स का देखिए क्या कहना था कि हिस्ट्री है ना, वो इकोनॉमी के अराउंड रिवॉल्व करती है। कि उनका कहना है कि इकोनॉमी, सोसाइटी जो है इकोनॉमी की वजह से ही बढ़ती और बिखरती है। इट राइज एंड कोलैप्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी। देखिए, इंसान की जो फंडामेंटल नीड्स है उनको पूरा करने का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई मीन्स होता है, मतलब कोई ना कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे फूड, फूड का प्रोडक्शन का मीन्स क्या है? लैंड, जमीन। जमीन को देखिए, जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स जो कि 1850s में ये थियरी लिखता है, उस वक्त लैंड जो थी मेनली लैंडलॉर्ड्स उस पे कहते हैं कि लैंडलॉर्ड्स उनकी ओनरशिप रखते थे ज्यादातर जमीन की अपने
गांव या अपने शहर की। तो जो बाकी के लोग थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था इस वजह से, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास जो था लैंडलॉर्ड्स का, वो ओनरशिप रखता था लैंड की, जो कि है एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एक ह्यूमन नीड है फूड, उसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड। लैंड की, देखिए जब कार्ल मार्क्स ने ये लिखा था, जब ये कार्ल मार्क्स ने ये थियोरी प्रपोज की थी, यूजुअली उस वक्त एक विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी। अब यहाँ पे इन विलेज कम्युनिटी में क्या होता था, एक लैंडलॉर्ड हुआ करता था जो गांव की ज्यादातर जमीन का ओनर था, यानी कि वो मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उसका ओनर ओनर था, एक लैंडलॉर्ड। और जो पेजेंट्स थे वो डिपेंड करते थे, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द क्लास था, पेजेंट क्लास था, फार्मर्स का जो कम्युनिटी थी, वो डिपेंड करती थी उनके पास, क्योंकि कोई जमीन नहीं है तो वो डिपेंड करती थी लैंडलॉर्ड की जमीन पर काम करके, अनाज उगा के, ताकि वो अपना जो नीड है उसको पूरा कर सके, यानी प्रोडक्शन हो खाने का। अब यहाँ पे मार्क्स ने इसमें इस थियोरी में क्या इंसिस्ट किया कि जो भी ह्यूमन हिस्ट्री है ना, वो क्लास स्ट्रगल है। ये क्लास है जिनके पास रिसोर्स है, हमारे मीन्स को पूरा, हमारे नीड्स को पूरा करने का जो जरिया है वो इस क्लास के पास है। इसीलिए जो ये क्लास है जिसके पास वो जरिया नहीं है, वो एक्सप्लॉइट होती थी। आज भी आप देखोगे ना, ये बहुत कॉमन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत ही पीनट्स लाइक सैलरी पर इंटर्न्स को हायर करते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है, इंटर्न्स के पास एक्सपीरियंस है नहीं। बिजनेसेस को एम्प्लॉयज चाहिए पर वो बहुत पे नहीं करना चाहते, जबकि वो बहुत प्रॉफिट्स कमाते हैं, पर कितना सा देते हैं? पीनट्स में। तो वो क्या है? वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है बाकी क्लासेस का। यही थियोरी थी कार्ल मार्क्स की कि इकोनॉमी के अराउंड ह्यूमन सोसाइटी रिवॉल्व करती है। इनका बेसिकली एंड ऑफ द सेंटेंस, इनका बेसिकली कहना है कि इंसान ने जब से कम्युनिटी बना के, जब से एक ग्रुप बना के रहना शुरू किया है, तब से लेके ऐसा ही चलता आया है आज तक, और ये थियोरी आज तक प्रूव होती आई है। वही यहाँ पे बात लिखी है। चलिए अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, अब मुझे लगता है आपको वो समझ में आएगा। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स, ये मीन्स जो पूरा करने का तरीका है, जो हमारा जरिया है, वो डिफरेंट स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में इक्वली हो सकता है, एक्सेसिबल ना हो। फार्मर्स के पास लैंड की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, बट किसी और के पास, लैंडलॉर्ड के पास पूरे गांव की जमीन की एक्सेसिबिलिटी थी। तो वो क्या इक्वल है? क्या एक्सेसिबिलिटी इक्वल है? नहीं। The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. This inequality class क्या cause करता है? Sorry, division of the society into classes. आज भी हमारे 3 क्लासेस हमेशा हम मानते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। आज भी ये जो डिवीजन है इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, क्लास डिवीजन, क्लास स्ट्रगल। और ये क्लास स्ट्रगल आज भी चलता है। मिडिल क्लास हायर क्लास में जाना चाहता है, लो क्लास मिडिल क्लास तक पहुंचना चाहता है, तो ये क्लास स्ट्रगल आज भी चल रहा है। हम हमसे अमीर लोगों के लिए कहते हैं कि अरे उसके पास कितना पैसा है, हमारे पास, हमारे लिए चीजें कितनी मुश्किल है। उसके पास इतना पैसा है तो वो बड़े स्कूल्स में जा सकता है, वो बेहतर हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे अपनी हेल्थ के लिए पहुंच सकता है, पर हम नहीं पहुंच सकते, हम तो मिडिल क्लास हैं। लोअर क्लास सोचता है कि अरे हमारे पास तो छोटा सा, थोड़ा सा भी कुछ नहीं है जितना मिडिल क्लास के पास है। तो ये साइकिल है, चलती है। अनेल्स स्कूल और फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पर आने से पहले माइकल फौकॉल्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इनकी थ्योरी थी। ये थे फ्रेंच, याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आई थिंक आपको बताया या नहीं, बट कार्ल मार्क्स थे रशियन।
याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स वॉज अ रशियन मैन। उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन का कह सकते हो कि ये इनकी थियरी रशियन रेवोल्यूशन की बेसिस बनी थी आगे चल के। फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ 20th सेंचुरी, 1900s में यानी 20th सेंचुरी, Michael Foucault brought forth a new concept in historiography in his book Archaeology of Knowledge. Again, Archaeology of Knowledge पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जा चुका भी है। इनकी बुक का नाम क्या है? Argued that the prevailing practice of arranging historical events, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिस ऑर्डर में वो हुए उस ऑर्डर में उन्हें लिखना, उन्हें प्रेजेंट करना, इज नॉट राइट। तो क्या राइट है? He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth. मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल रियलिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इवेंट्स जो हुए थे। अल्टीमेट मतलब फाइनल। इनका कहना था कि जो आर्कियोलॉजी है उनका, उसका गोल ये नहीं है कि हम एकदम ट्रेस करते करते इंसान ने क्या किया, ये ट्रेस करते करते एक से दूसरे इवेंट तक हम ये जाके यहाँ तक पहुंच जाए कि दुनिया का पहला इंसान, दुनिया की पहली घटना क्या थी। नहीं, इनका कहना है कि ये आर्कियोलॉजी का गोल नहीं है। आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट या फाइनल हिस्टोरिकल ट्रूथ या फाइनल हिस्टोरिकल इवेंट। क्या है फिर? इट बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना कि इंसान स्टोन एज से न्यूक्लियर तक पहुंचा है जैसे, तो वो ट्रांजिशन है। इनका, माइकल फोकल्ट का यही कहना है कि आर्कियोलॉजी की कोशिश ये है, आर्कियोलॉजी क्या अटेम्प्ट करती है कि हम पास्ट में ट्रांजिशंस जो हुए उन्हें एक्सप्लेन करें। फोकल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये ट्रांजिशन एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके इसी मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया है। Foucault subjected that the Foucault subjected that so far unacknowledged areas by historians. Unacknowledged मतलब जिन्हें अब तक एक्नॉलेज नहीं किया गया। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो और मैं आपको उसका जवाब देती हूँ, तो मतलब मैंने आपके क्वेश्चन को एक्नॉलेज किया। अगर मैं उस आपका क्वेश्चन इग्नोर कर दूं या आपके क्वेश्चन पर ध्यान न दूं, तो वो एक अनएक्नॉलेज क्वेश्चन होगा। इसका वही मतलब है यहाँ पे कि फोकल्ट ने उन एरियाज पर फोकस करने का, उन एरियाज को एक्नॉलेज करने पर फोकस किया जिन्हें हिस्टोरियंस ने अब तक एक्नॉलेज नहीं किया था। जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आप देखिए, आज जिससे मेंटल हेल्थ को ट्रीट किया जाता है वो बहुत अलग है उन तरीकों से जिनसे 1800s में मेंटल हेल्थ को ट्रीट किया जाता था। 1800s में बहुत हार्शली मेंटल इलनेस को देखा जाता था, जबकि आज लोग बहुत सेंसिटिवली इस बात पे फोकस करते हैं कि इंसान की मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। बट ये चीजें हिस्टोरियंस में कई बार हिस्ट्री में जब बात आती है तो एक्सक्लूडेड रह जाती है, अनएक्नॉलेज रह जाती है कि आज से 200 साल पहले इतना हार्श तरीका यूज होता था, पर आज कितने इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में। साइंस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन ने तरक्की की है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, पहले प्रिजन कैसे एडमिनिस्टर होती थी, आज प्रिजन्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, इनमें बहुत चेंजेस आए हैं। पर ये सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में आप कह सकते हो कहीं पे गुम हो जाती हैं। लोग ज्यादातर हिस्ट्री में किंग्स के बारे में और वार के बारे में और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट एम्पायर्स पे, इसी पे सब फोकस रह जाता है। लोग कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजें,
ये सब चीजें कई बार मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में ना हाईलाइट नहीं हो पाती, या वो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री तक पहुंचती नहीं है, उनको उनको लाना पड़ता है, जैसे फोकॉल्ट ने किया। Thus, the scope of historiography keeps continuously expanding. स्कोप एक्सपांड हो रहा है, स्कोप मतलब क्या, लिमिट। पहले हिस्ट्री में लोग सिर्फ वार और इन चीजों तक पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री का स्कोप बढ़ रहा है, अब हम इकोनॉमी भी कवर करते हैं, अब हम सोशल लाइफ और इंसानों की मेंटल हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीजें भी कवर करते हैं। ये स्कोप एक्सपांड होता जा रहा है। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, लिटरेचर, लिटरेचर लिखना, यहाँ पे लिटरेचर का मतलब ये लिटरेचर की बात करें, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इंडिया के लिटरेचर का इतिहास, अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री लिटरेचर में भी बहुत डेवलपमेंट्स हुई, आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद स्कल्पचर्स में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, म्यूजिक में। आप तो देखो म्यूजिक 2000 का म्यूजिक सुनो बॉलीवुड का, और जो आज सुनो, जमीन आसमान का फर्क है। डांस, ड्रामा, फिल्म्स, फिल्म्स आजकल, पहले होता था ब्रेन रॉट फिल्म्स बनती थी, आजकल बहुत सारी एक्शन मूवीज बनती हैं। एंड टेलीविजन, टेलीविजन तो चलो आजकल लोगों ने छोड़ दिया, नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं। इन सब चीजों को भी कवर करना, ये भी प्रैक्टिस में आए, मतलब इन सब सब्जेक्ट्स को भी हिस्ट्री के स्कोप में लाया गया, इन सब के बारे में भी, इन सब की हिस्ट्री पे भी लिखा गया, इंसानों की हिस्ट्री पे नहीं, बल्कि लिटरेचर की, आर्किटेक्चर की, जो कि नॉन लिविंग चीजें हैं इनकी हिस्ट्री पर, जो कल्चर का पार्ट है हमारे, उनकी चीजों की हिस्ट्री पर। बहुत ज्यादा हो गया है ना। अभी क्या बचा, फेमिनिस्ट और एनाल स्कूल। एनाल स्कूल बहुत सिंपल है, एनाल स्कूल का एक वर्ड आप लोग जरूर याद रखिएगा, टोटल हिस्ट्री। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एनाल स्कूल मतलब टोटल हिस्ट्री। ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड दिया था फर्डिनेंड ब्रॉडल ने। ये मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए यहाँ पे कमेंट डाला है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी। टोटल हिस्ट्री क्या होती है देखते हैं। एनालिसिबल एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब 1900s, अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। ये कहाँ से आई है आइडियोलॉजी, फ्रांस से, विच इज नोन एज एनएल स्कूल। गिव अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा मिली हिस्ट्री राइटिंग में। क्या था, इट वॉज रिकोगनाइज नाउ, अब इन ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी जस्ट आपको ये बताया कि हिस्ट्री ये पॉलिटिकल इवेंट्स की, राजा, जंगे, एम्पायर, ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट था, पॉलिटिकल इवेंट तक नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट दैट बट ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी बहुत चेंजेस हुए हैं, आपको पता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्लाइमेट में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे इंसानों ने मशीन बनाई, वैसे वैसे दुनिया में पोल्यूशन बढ़ा, वैसे वैसे हमारी एयर क्वालिटी बर्बाद होती गई। तो क्लाइमेट की भी हिस्ट्री है। लोकल पीपल, बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, पार्टीशन की वजह से बहुत लोगों ने माइग्रेट किया, तो लोकल पीपल की जो कम्युनिटी है उनमें भी बहुत चेंजेस आए। जैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, मैंने आपको कहा जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, इन चीजों में तरक्की आती है, तो एग्रीकल्चर जो है पहले यूजुअली या तो रेन पे डिपेंड करता था कि बारिश होगी तब, अब है कि कनाल्स बनती हैं, इरिगेशन है, डैम है, पेस्टिसाइड्स ग्रो होते हैं, तो हम ये सब डेवलपमेंट्स आई हैं, ये सब हिस्ट्री में, एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में कवर किए जा सकते हैं। ट्रेड, ट्रेड में भी हम पहले, सबसे पहले ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर या ग्रीस के साथ, फिर हमने ट्रेड करना शुरू किया पर्शिया के साथ, फिर हमने ट्रेड किया अरब्स के साथ, फिर आए यूरोपियंस। तो ट्रेड में भी, ट्रेड की भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। पहले हमारा ट्रेड होता था स्पाइसेस में सबसे ज्यादा, फिर ओवर द टाइम अगर आप मॉडर्न टाइम्स में देखो तो स्पाइस के बजाय हम और भी कई सारी चीजों में
ट्रेड करते हैं, हम ऑयल खरीदते हैं और कह सकते हो अनाज वीट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे ट्रेड में भी, हमारी कंट्री की ट्रेड की हिस्ट्री में भी बहुत चेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी, मोबाइल, मोबाइल से नेटफ्लिक्स, कितना कुछ हुआ है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पहले होता था राजाओं के टाइम पे, एक इंसान निकलता था घोड़े पे, वो पहुंचेगा जब तक दूसरे साम्राज्य, तब तक कितने 15 दिन 20 दिन निकल जाते थे। आज एक मैसेज यहाँ से इंस्टाग्राम पे निकला, 2 सेकंड में पहुंच गया दूसरे बंदे तक। कम्युनिकेशन में कितना चेंज हुआ। सोशल डिविजन्स, पहले बहुत रिजिड हुआ करते थे सोशल डिविजन, जैसे कि कास्ट सिस्टम। पहले होता था कि स्कूल में, आप लोग तो देखो स्कूल जाते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे ब्राह्मण, कुछ होंगे क्षत्रिय, कुछ होंगे वैश्य, या कुछ होंगे शूद्र, या कुछ होंगे दलित। पहले होता था स्ट्रिक्ट सोशल डिवीजन कि ब्राह्मण के बच्चे और दलित के बच्चे सेम स्कूल नहीं जाएंगे। आजकल आप लोग अपने क्लास में जाके शायद इस बात की परवाह भी नहीं करते। चेंज हुआ है सोशल डिविजन्स में, वो डिविजन करने वाली जो लाइंस हैं वो मिट रही हैं। लोग बहुत कम केयर करते हैं इन बातों के बारे में आजकल। यहाँ पे मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, फाउंडेड इन 1929। ये एनएल स्कूल जो था, ईयर 1929 में फाउंडेड था। किसने? मार्क ब्लॉक और लूसेंट फेबर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल हिस्ट्री डेवलप हुआ था। किसने किया था? फर्डिनेंड ब्रोडल। फर्डिनेंड ब्रोडल, इनकी टोटल हिस्ट्री का क्या मतलब है कि एम टू इंटीग्रेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि पास्ट की कंप्रीहेंसिव पिक्चर समझ में आए। देखो, जब तक हम लोग सिर्फ ये देखते थे कि मान लो मैं हमने हिस्ट्री पढ़नी है, ईयर, रुको, ईयर 1500 से लेके 1520 तक की हमने जान लिया। इस टाइम पे बाबर थे, अकबर थे, नहीं सॉरी, अकबर तो नहीं थे, आई थिंक दिल्ली सल्तनत थी। अभी ये हमने फोकस किया कि दिल्ली सल्तनत से मुगल्स का शुरुआत हुआ, दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, हम मुगल्स की बिगनिंग हुई। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बात हुई। सोशल, सोशल लाइफ का क्या? अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहा करते थे, फिर उसमें भी हिंदुइज्म में अलग अलग कास्ट हुआ करती थी, ये सोशल लाइफ की बात हो गई। उसके बाद इकोनॉमी, ट्रेड, इनके पीरियड में अरब्स के साथ ट्रेड होता था, स्पाइसेस में ट्रेड होता था, फिर सिल्क, ये सब भी ट्रेड में था। उसके बाद एंटरटेनमेंट, हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तो भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे सेंट्स थे जो क्या क्या कहते हैं, सॉन्ग्स लिखा करते थे। फिर वैसा ही सूफीज्म में भी था, सूफीज्म में भी सॉन्ग्स लिखे जाते थे, कई बार डांस करना, सॉन्ग्स लिखना, ये सब एंटरटेनमेंट में। उसके बाद ये तो रिलीजियस में हुआ। एंटरटेनमेंट में लोग, थिएटर हुआ करता था, फिर म्यूजिक हुआ करता था, फिर अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म्स हुआ करते थे। ये सब चीजें अगर आप देखो कि अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात करती तो क्या आपको पूरी पिक्चर समझ में आती कि 1500 से 1520 में क्या हुआ? पूरी पिक्चर क्या आपको समझ में आती? नहीं समझ में आती। पूरी पिक्चर आपको अभी समझ में आएगी जब मैंने सब कुछ कवर किया। तो हमारे पास हिस्ट्री की पूरी इमेज आई, जिसमें इंसान की लाइफ का सारा, हर एक कॉर्नर कवर किया गया। उसमें पॉलिटिकल कॉर्नर भी था, इकोनॉमिक कॉर्नर भी था, उसमें एंटरटेनमेंट कॉर्नर भी था, कल्चरल कॉर्नर था, रिलीजियस कॉर्नर था। तो ये टोटल हिस्ट्री हुई। ये यहाँ पे हमने टोटल हिस्ट्री कवर की इंसानों की। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पे आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद हम खत्म करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख के। Feminist historiography means reconstructing of history from the perspective of women. Feminist historiography का मतलब ये नहीं है कि हम
औरतों की हिस्ट्री लिखे, इसका मतलब है हम औरतों के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखे। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन डी ब्यूवर, ये नाम याद रखिएगा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का, ये आपसे आ सकता है मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टाइप्स के क्वेश्चंस में। हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के फंडामेंटल्स इनसे शुरू हुए थे, जो आज फेमिनिस्ट मूवमेंट चलता है उनके प्रिंसिपल्स, उनके उसूल इन्होंने दिए थे। शी वॉज फ्रेंच, अगेन याद रखिएगा। Feminist historiography is emphasized not only on the inclusion of women in history, but also on rethinking of male-dominated perspective of history. हिस्ट्री जो है बहुत ही मेल डोमिनेशन पर्सपेक्टिव है, इसका लिखने का जो पर्सपेक्टिव है ना वो यूजुअली मेल डोमिनेटेड है, आदमियों के नजरिए से ज्यादा लिखी गई है कंपेयर टू औरतों के नजरिए से। अगर आप किसी वार के बारे में लिखो, आदमियों के पर्सपेक्टिव से क्या आएगा कि बहुत सारे आदमी जंग लड़ने गए और मारे गए। औरतों के पर्सपेक्टिव से लिखो तो वो पीछे रह गई, उनका नजरिया अलग था जंग को लेकर, आदमियों का नजरिया अलग था। दोनों नजरियों से हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस है। इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू focus in depth on various aspects of women's life such as employment, role in trade union institutions, working for their cause and their family life. अब वो भी एम्प्लॉयमेंट में आने लगी, उन्होंने भी ट्रेड यूनियन यानी वर्कर्स के जो यूनियन होते हैं उनमें एक रोल प्ले किया था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो औरतों के लिए काम करते हैं, और औरतों की जो फैमिली में जो उनका पोजीशन है उन सब चीजों पर भी डेप्थ में इन हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट की जानी चाहिए, हिस्टोरिकल रिसर्च को फोकस करना चाहिए। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट की है, वुमेन वर पोर्ट्रेट एज इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। सोशल क्लास मतलब जैसे मैंने आपको कहा कास्ट होती है, अलग अलग कास्ट के लोग, वो अलग अलग सोशल क्लास है। वैसे ही वुमेन also became another independent social class, ताकि उनको हिस्ट्री में साइडलाइन न किया जाए, नेग्लेक्ट न किया जाए। सो का यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। हम आगे नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये भी पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहला है सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, वोल्टेयर। डैश रोट द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजी इस बात पे स्ट्राइव नहीं करती कि हम इवेंट्स की क्रोनोलॉजी दें, बट रेदर इस बात पे फोकस करती है कि हम ट्रांजिशन जो हुए हैं पास्ट में उनको एक्सप्लेन करें। ये थियोरी थी माइकल फोकॉल्ट की। रॉन्ग पेयर हेरोडेटस की रॉन्ग पेयर कौन सा है इनमें से, ये आपको देखना है। हेगल, हेगल की कौन सी बुक थी, रीजन इन हिस्ट्री, इनकी बुक थी। तो सो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। लियोपोल्ड वॉन रांके, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। देखते हैं, थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, सो ये भी सही है। उसके बाद है हेरोडोटस की द हिस्ट्रीज। इसमें तो मैंने आपको बताया कि द हिस्ट्रीज में पहली बार वर्ड हिस्ट्री यूज हुआ था। कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, डिस्कोर्स ऑन द मेथड मैंने आपको कहा इसका फुल नाम मैंने आपको बताया था बुक का, जो कि ओरिजिनली फ्रेंच में लिखी गई थी। सो ये लिखी थी रेने डेस्कार्टस ने। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल। डायलेक्टिक्स मैंने आपको बताया, डायलेक्टिक्स मतलब ऑपोजिट्स को
ऑपोजिट साइड्स को समझकर हिस्ट्री को हम ट्रूली समझ सकते हैं। एंटीथीसिस और सिंथेसिस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अनल स्कूल मैंने अभी अभी आपको समझाया, कवर दी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सही, आपको आंसर तो यहीं पे मिल जाएगा अनल स्कूल का। इसमें आप ये लिख सकते हो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट, लोकल पीपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। फ्रेंच हिस्टोरियंस कौन थे? मैंने आपको ये बताया कि ये फ्रेंच हिस्टोरियंस थे। ये फ्रेंच हिस्टोरियंस थे मार्क ब्लॉक एंड लूसीन फेबवन। फिर हमारे पास आगे आता है हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्यों? क्योंकि उनकी हिस्ट्री अभी तक इग्नोर की गई थी। ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में आपको ऊपर इसका रीजन मिलेगा। Foucault called his method the archaeology of knowledge. Archaeology of knowledge कहता है, इसका रीजनिंग क्या था कि archaeology does not strive to explain, to establish chronology, but rather focuses on explaining the transitions of the past. फिर what is historiography, उसके objectives, methods, history writing, ये सब मैंने आपको समझाया। What did René Descartes insisted upon? Verifying documents. सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया रेने डेस्कार्टस के बारे में, वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका एम्फेसिस था कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई किया जाना चाहिए। वॉल्टियर, क्यों, व्हाई इज वॉल्टियर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त ही कहा ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन आया भी है। क्यों कहते हैं? इनकी वजह से एक नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ। वो क्या था कि हिस्ट्री सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, उसमें ह्यूमन लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी कवर करना चाहिए हिस्ट्री लिखने में। थस, इसीलिए, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस। चार्ट कंप्लीट करना, चार्ट इनमें से आप चार को लिख ही लेंगे। कार्ल मार्क्स की क्लास थियरी मैंने आपको समझाई। क्लास थियरी मतलब एक क्लास होता है, इसके पास सारे सोर्सेस हैं जो बाकी के क्लासेस को एक्सप्लॉइट करता है इकोनॉमिकली। और मार्क्स की थियरी क्या है कि ऑल हिस्ट्री इज क्लास स्ट्रगल। हर एज में इंसान ने इस बात में जंग लड़ी है कि हम जिनके पास रिसोर्स है उनसे लड़ें। बेसिकली क्लास दूसरे क्लास से क्लैश करता है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको समझाए थे। इस पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया है 1 मिनट का, वो आप जरूर जाके देखिए, एक रिविजन हो जाएगा। व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है एंड आई थिंक आया भी है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें औरतों के पर्सपेक्टिव से। ये explain Leopold von Ranke's perspective of history। Leopold von Ranke का हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है कि उनका था कि एम्फेसिस था कि जो भी इंफॉर्मेशन हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से ही मिलनी चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री के इवेंट से जुड़े हुए होते हैं उन्हें ग्रेट केयर के साथ एग्जामिन किया जाना चाहिए। और वो इस बात पे क्रिटिसाइज करते थे कि हिस्ट्री में इमेजिनेशन नहीं आनी चाहिए, हिस्ट्री और इमेजिनेशन साथ साथ नहीं चल सकते। सो दैट वाज द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज है, जैसे मैंने कहा वॉल्टियर पर आ चुका है क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट नोट है आपका होमवर्क, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना। कार्ल, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू 2023 में, ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से यहाँ पे क्या है, क्या आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। इनमें से कौन सा पेयर गलत है? सो कार्ल मार्क्स इंग्लैंड, माइकल फोकल्ट फ्रांस, लियोपोल्ड वॉन रांके जर्मनी और हेरोडोटस ग्रीस। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका
जवाब देना है, कमेंट्स में लिखिएगा। जिसका कमेंट सही होगा अगले वीडियो में उसको मिलेगा एक शाउट आउट मेरी तरफ से। उसके बाद एक और क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू whom हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये भी मैंने आपको कई बार समझाया है, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी किसने दी थी। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है रॉन्ग पेयर में से कौन सा है और सही क्या है। लियोपोल्ड वॉन रांके, माइकल फoucault, कार्ल मार्क्स, रेने डेस्कार्टेस। इनमें से भी कौन सा पेयर गलत है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आपके पास इस वक्त 3 क्वेश्चंस हैं। एक ये लियोपोल्ड वॉन रांके, द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, माइकल फoucault, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल एंड रेने डेस्कार्टेस, रीजन इन हिस्ट्री। इनमें से कौन सा पेयर गलत है ये आप बताइए। और इनमें से भी कौन सा पेयर गलत है, कौन सा थिंकर इस कंट्री से नहीं था। क्या कार्ल मार्क्स इंग्लैंड से था, क्या माइकल फोकल फ्रांस से था, लियोपोल्ड वॉन रांके जर्मनी से और हेरोडोटस ग्रीस से था। आपको बताना है कौन कौन कहां से नहीं था। और ये वर्ल्ड ईयर पे जो शॉर्ट नोट है प्लीज इस पे लिखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिएगा। सो अगेन ऑल्सो ये मैंने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था, इनमें से कौन सा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। It is based on scientific principle and begins with relevant question, focuses on the deeds of ancient human societies, highlights the divine intervention in the human society and uses reliable evidence to support answers. इनमें सही आंसर है इट हाईलाइट्स द डिवाइन इंटरवेंशन। क्या है कि हिस्ट्री डिवाइन इंटरवेंशंस पे फोकस नहीं करती, इन्फोसिस नहीं करती। आई थिंक कुछ और भी क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है मैंने मिस किए हैं पीवाईक्यू में से। यहाँ पे देखिए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भी 3 मार्क का क्वेश्चन आया है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एक्सप्लेन करने के लिए। और कोई क्वेश्चन तो बचा है या नहीं। फoucault called this method आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। क्यों, यहाँ पे आपको रीजन देना है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। फoucault called this method आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनका इन्फोसिस था कि हमें पास्ट में जो ट्रांजिशंस हैं उन्हें एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने अनएक्सप्लोर्ड अनएक्नॉलेज एरियाज को हिस्ट्री में कवर किया। आई थिंक फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, सो प्लीज पढ़िएगा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। देन एग्जाम से पहले आपका मैं रिवीजन लूंगी, एक रिवीजन वीडियो के साथ भी आऊंगी। सो खत्म करते हैं यहाँ पे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करिए, आपको कोई नोट्स चाहिए था मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मुझे यहाँ दिए गए जीमेल आईडी पर, इस जीमेल आईडी पे आप मुझे लिख सकते हैं, या फिर आप लोग तो आई थिंक इंस्टाग्राम तो यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अगली वीडियो में या तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी, या तो मैं हिस्ट्री का कंटिन्यू करूंगी सेकेंड चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।